नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। एक बात जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज के सेशन में, पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, कौन लाएगा, कैसे लाएगा, कौन लाया है, वो स्पीकर के राइट एंड ड्यूटीज क्या है, वो इससे पहले स्पीकर्स कौन कौन से उनके खिलाफ प्रस्ताव आ चुके हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस क्या हैं, और अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसके परिणाम क्या होंगे, और अगर स्पीकर डिस्प्यूटेड है तो डिस्प्यूटेड स्पीकर कौन से निर्णय ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अनुसार और कौन से निर्णय नहीं ले सकता। हम लोग इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कहीं तमिलनाडु के चुनाव, केरला के चुनाव, या अब चुनाव असम और बड़े राज्यों में वेस्ट बंगाल में होने वाले हैं, कहीं बंगाल इसलिए तो नहीं लेकर ममता बनर्जी अविश्वास प्रस्ताव इसलिए तो नहीं रख रही है कि उनके सांसदों के कुछ भागने का उम्मीद लग रही हो। तमिलनाडु में डीएमके के सांसद कहीं ये तो नहीं सोचने लगे हैं कि बीजेपी की सरकार बंगाल में और यहां बन रही है इसलिए उधर जाना ठीक है, क्योंकि जब स्पीकर डिस्प्यूटेड होता है तो दल बदल कानून में वो निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए कहीं इसके पीछे का बड़ा खेल तो नहीं है। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबको मालूम है कि लोकसभा, इस बार की लोकसभा कॉन्स्पिरेसी की लोकसभा कही जाती है। किरण रिजिजू ने उसका स्टेटमेंट दिया कि ये लोकसभा इसलिए ऐसी है क्योंकि बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, असम के चुनाव होने वाले हैं, तमिलनाडु के चुनाव होने वाले, केरला के चुनाव होने वाले हैं, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। अब चूंकि ये चुनाव इतने महत्वपूर्ण है, अब बंगाल का चुनाव हम समझते हैं बहुत महत्वपूर्ण है हिंदुत्व के लिए, भारत के लिए। तमिलनाडु का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां सब मंदिर वो गिराए दे रहे हैं। केरला का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस्लामीकरण वहां हावी हो गया है। ईसाई और हिंदू अब एक नज़र से दिखाई देते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का उम्मीद दिख रहा है। और ये भी लग रहा है कि एआईएडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में सरकार बना सकती है। बंगाल इस समय चैलेंज का विषय है, इसलिए इस लोकसभा में आप सोचो, बजट सत्र की लोकसभा है, 2 सेशंस में हमेशा लगती है। प्रेसिडेंट का प्रस्ताव आता है, प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आता है, और पहले सेशन में जो वित्त मंत्री है वो अपना लेखा जोखा देती हैं, और लेखा जोखा के साथ प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट पर चर्चा होती है। विवाद बढ़ गया, और विवाद इतना बढ़ गया कि प्रधानमंत्री न बोल पाए ऐसी व्यवस्था कर ली गई। अपोजिशन ने यह ठान लिया, और प्राइम मिनिस्टर चूंकि बोलेंगे तो बोलने पर हम सब जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो उनकी एक ओजस्वी वाणी है, भगवत कृपा उनके ऊपर है कि वहां वोटर्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी महिला विंगे भेजकर उधर प्रधानमंत्री को रोकने की लोकसभा में कोशिश की। लोकसभा स्पीकर ने इस बात को लेकर स्टेटमेंट दे दिया, और स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कवर करने की साजिश थी। 8 लोकसभा के सदस्यों को उन्होंने इस पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। अब चूंकि सस्पेंड कर दिया तो फिर लोकसभा के स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया, प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हो रहा था, क्या फर्क पड़ता है, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के चेयर को घेर लिया, और ये सब अपोजिशन कहना शुरू कर दिया। लेकिन इसका जो इंपैक्ट पड़ा वो ये पड़ा कि ममता बनर्जी को लगा कि भाई स्पीकर को डिस्प्यूटेड किया जाए, यानी कि पूरे सदन का एंगेजमेंट स्पीकर की तरफ ले जाया जाए, तो स्पीकर में उलझ जाएंगे। बंगाल की चर्चा नहीं होगी, तमिलनाडु की चर्चा नहीं होगी, केरला की चर्चा नहीं होगी, असम के अचीवमेंट पर चर्चा नहीं होगी। ये उनका बड़ा प्लान रहा। तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, हालांकि लोकसभा में एनडीए इतने प्रचंड बहुमत से है कि ये प्रस्ताव मान्य नहीं हो सकता। ओम बिरला साहब के खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा, पारित से मतलब पास नहीं हो सकता। ये बात अपोजिशन को मालूम है, लेकिन अपोजिशन इंगेज करना चाहता। हाँ, एक बात और है जो किरण रिजिजू साहब ने कही, और उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन को एक नजर से और देखना चाहिए। वो एक नजर ये है कि अपोजिशन के सभी एमपीज ने दस्तखत नहीं किए हैं, उस पर कोई रेजोल्यूशन अपोजिशन ने मिलकर नहीं। इसका मतलब ये है अपोजिशन बिखरा हुआ है, पर बोल एक ही सुर में रहे हैं, एक ही सुर में रहे हैं, मतलब अविश्वास प्रस्ताव है। अच्छा, स्पीकर ने क्या किया कि स्पीकर ने तत्काल अपने आप को वहां से स्पीकर की सीट से अलग कर लिया। एक चीज और है, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्पीकर सदन में नहीं जाएगा। स्पीकर सदन में जाएगा क्योंकि वो एमपी हैं, वो सदस्य है पार्लियामेंट के, इसलिए वो नीचे बैठेंगे, डिप्टी स्पीकर ऊपर बैठेंगे। और स्पीकर ने कहा कि भाई मैं तब तक, जब तक इस पर फैसला नहीं हो जाता मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का, तब तक मैं सदन में चेयर नहीं करूंगा। नीचे बैठेंगे मतलब वोट डालेंगे, जैसे वो डालते हैं। ऊपर बैठते हैं तो वोट नहीं डालते हैं, वो निर्णायक वोट डालते हैं अगर इक्वल वोटिंग हो गई कृषि प्रस्ताव पर। लेकिन यहां नीचे बीइंग एमपी वो अपना वोट कास्ट करेंगे।
सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और ये कहा गया है कि अब जो अगला सेशन आएगा, मतलब इस ब्रेक के बाद जो सेशन बैठेगा, सेशन कंटिन्यू है, केवल दो, जैसे मैंने कहा बजट सत्र दो उसमें आता है, और पहले वाले में लेखा जोखा दिया जाता है, प्रेसिडेंट का अभिभाषण होता है, उस पर धन्यवाद देते हैं, और फिर उस पर चर्चाओं के लिए समय दिया जाता है, उस पर रिसर्चों के लिए समय दिया जाता है, और सेकंड सेशन में बजट सत्र आएगा। तो फिर यहां पर जब सेकंड टाइम में बैठेगा ब्रेक के बाद, तो पहले दिन लोकसभा के स्पीकर पर चर्चा होने वाली है। अब हम लोकसभा के स्पीकर के विषय में पूरी जानकारी मुझे लगता है होनी चाहिए। लोकसभा का स्पीकर पहली बार नहीं है कि लोकसभा के सिटिंग सरकार के लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो। इससे पहले ये अविश्वास प्रस्ताव कई बार आ चुके हैं और इन अविश्वास प्रस्तावों की कहानियां भी बड़ी गजब की हैं। एक बार तो अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले स्पीकर मालवणकर साहब के खिलाफ ही ले आया गया था। मालवणकर पहले स्पीकर हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस में, और चूंकि कांग्रेस ने ही बनाया था, नेहरू जी ने उनको बनाया था, लेकिन कांग्रेस उस समय नेहरू जी के नेतृत्व में काम करने को तैयार नहीं थी। नेहरू अकेले रह गए थे, केवल पटेल उनके साथ थे, और वो मुझे लगता है पटेल इसलिए भी साथ थे क्योंकि गांधी जी ने उनको इंसिस्ट किया था कि नेहरू का साथ नहीं छोड़ना है, अदरवाइज नेहरू बहुत कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। क्योंकि ये भी बात है कि कांग्रेस तोड़ने की बात हो रही थी और यह कहा जा रहा था कि माउंटबेटन कांग्रेस को सत्ता ट्रांसफर करेंगे। कौन सी कांग्रेस को करेंगे इंटरनेशनल लॉज के तहत? वो अगर नेहरू जी कांग्रेस तोड़कर जलते हैं तो नेहरू जी की कांग्रेस को करेंगे और बाकी कांग्रेस धरी रह जाएगी। इसका मतलब यह हो गया, अगर नेहरू अकेले कांग्रेस तोड़कर चलते हैं तो 10-20 नेता जो उनके पास होंगे, बाकी सब अंग्रेज ही शासन करेगा। हालांकि जाने के बाद, मतलब स्वतंत्रता के बाद भी गवर्नर जनरल के रूप में नेहरू जी ने माउंटबेटन को ही रखा था। पाकिस्तान ने अपना गवर्नर जनरल बदल लिया था, लेकिन यहां रखा था। अब ऐसी परिस्थिति में बड़े बड़े नेता, आचार्य कृपलानी, हम सब जानते हैं आचार्य कृपलानी गांधी जी के बहुत नजदीक हुआ करते थे, आंदोलन में बड़ी पार्टिसिपेशन कर रहे थे। उन्होंने 1951 में इस्तीफा दे दिया नेहरू जी की कश्मीर पॉलिसी को लेकर, हैदराबाद पॉलिसी को लेकर, और नेहरू पार्टी के बियॉन्ड सोचने को, क्योंकि उस समय का एग्जर्शन ये था कि नेहरू जी सत्ता में आ गए। सत्ता में तो कांग्रेस आई थी, लेकिन नेहरू जी सत्ता में आ गए तो पार्टी से मशवरा किए बगैर सरकार चलाएंगे। आचार्य कृपलानी का कहना यह था कि नहीं, पार्टी से मशवरा करके ही सरकार चलाई जानी चाहिए, पार्टी सरकार से बड़ी होती है। जो पार्टी चुनाव लड़वाती है, सरकार बनवाती है, उसके बाद पार्टी के इनपुट्स या पार्टी से सलाह करके ही सरकार चलनी चाहिए। नेहरू जी इस विचार के नहीं थे। नेहरू जी का मानना यह था कि पार्टी का काम अब खत्म हो गया, आप संगठन पर काम करिए, हम सरकार पर काम करेंगे। और पार्टी का कहना यह था कि नहीं साहब, हमने तुम्हें जिताकर भेजा है तो पार्टी प्रमुख है, इसलिए पार्टी की अपने एक रोल है, उस रोल के बगैर सरकार नहीं चलनी चाहिए। ये सब नेहरू जी मानने को तैयार नहीं थे। और आचार्य कृपलानी उस समय अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। आचार्य कृपलानी के खिलाफ टंडन को, पुरुषोत्तम दास टंडन को चुनाव नेहरू जी ने लड़ा दिया था और आचार्य कृपलानी मतलब बाहर हो गए। पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ भी यही हुआ। पुरुषोत्तम दास टंडन साहब अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए क्योंकि नेहरू ने कहा इनको महामंत्री बनाना, इनको अध्यक्ष बनाना, इनको फलाना बनाना, इनको ढिमाका बनाना, इनको मोर्चा देना। अब पुरुषोत्तम दास टंडन को लगा कि नहीं, मैं यहां पर हूं तो अध्यक्ष, लेकिन सब कुछ तो नेहरू जी तय करेंगे, तो मेरा रोल क्या है? ऐसी परिस्थिति में पुरुषोत्तम दास टंडन भी इस्तीफा देकर चले गए और वो भी साइडलाइन हो गए। यहां पर आचार्य कृपलानी ने अब इस्तीफा दे दिया। आचार्य कृपलानी के इस्तीफे के साथ कई लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए, नई पार्टियां बननी शुरू करी हैं। टुंगटुरी प्रकाशम, ये मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो इस्तीफा दे गए। प्रफुल्ल चंद्र घोष पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो इस्तीफा दे गए। के मुंशी, जो कि धुर राष्ट्रवादी कहे जाते थे, वो इस्तीफा दे गए बाद में। एनजी रंगा, किसान नेता हुआ करते थे उस समय के बड़े, वो इस्तीफा दे गए। सी राजगोपालाचारी, जिनके विषय में ये कहा जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल वो बने थे, माउंटबेटन के बाद वो गवर्नर जनरल बने, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट हो गया तब हमने राष्ट्रपति बनाया। तो सी राजगोपालाचारी, रफी अहमद किदवई ऐसा कहते हैं कि बहुत नजदीक थे। पुरुषोत्तम दास टंडन मैंने पहले ही बताया, ये सब इस्तीफा दे देकर चले गए। अब सदन के अंदर भी, मतलब पार्टी से कंसल्ट नहीं करेंगे, सदन के अंदर भी सदस्यों को बोलने से मालवणकर समय नहीं दे रहे थे, वो सरकार के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में उस समय आचार्य कृपलानी तो नहीं लाए थे, लेकिन कुछ दूसरे सदस्यों ने, अपोजिशन ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे।
लेकिन नेहरू जी खड़े हो गए और नेहरू जी ने फिर स्पीकर के विषय में राष्ट्र से जोड़ दिया और राष्ट्र से जोड़कर ये कहना शुरू कर दिया कि ये हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि आप स्पीकर के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, स्पीकर का कोई रोल नहीं होता। तो फिर वो प्रस्ताव गिर गया था, लेकिन आचार्य कृपलानी वो प्रस्ताव ले आए थे। अलग पॉलिटिकल पार्टियां बनी थी उस समय, स्वतंत्र पार्टी बाद में बनी। स्वतंत्र पार्टी के ये सभी राजगोपालचारी, के एम मुंशी और ये सब स्वतंत्र पार्टी में चले गए थे और स्वतंत्र पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा था। उस समय राइट विंग की तरह इसको लिया जाता था, क्योंकि के एम मुंशी के विषय में यह कहा गया कि के एम मुंशी नेहरू जी से इस बात पर नाराज हो गए क्योंकि जो सोमनाथ का मंदिर है, सोमनाथ के मंदिर में पटेल तो जा रहे थे, नेहरू जी विरोध कर रहे थे। तो के एम मुंशी चूंकि वहीं से आते थे, के एम मुंशी ने कहा कि भाई अब चूंकि पाकिस्तान बन चुका है इसलिए हम हिंदुस्तान के लोग हैं, और आचार्य कृपलानी पाकिस्तान बनने का, ये सब पाकिस्तान बनाने का भी विरोध कर रहे थे, लेकिन नेहरू जी उस समय अड़े रहे और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। ये नेता सारे इस बात पर आ गए कि जब पाकिस्तान बन गया है, मुसलमान वहां चला गया है, तो हिंदुस्तान के अंदर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय गौरव पर सरकार को क्यों परहेज है, सरकार क्यों नहीं जाना चाहती। ये सारी उस समय की कहानी हुई। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव गिर गया महाबलंकर के खिलाफ। इसके बाद हुकुम सिंह के खिलाफ प्रस्ताव आया, बलराम जाखड़ के खिलाफ भी ऐसा कहते हैं प्रस्ताव आया। फिर एक प्रस्ताव आया सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था, अभी हाल ही का है, 20 साल पुराना। सोमनाथ चटर्जी लेफ्ट विंग से आते थे, सीपीआई से आते थे, और सीपीआई और यूपीए ने मिलकर चुनाव, मतलब यूपीए में हुआ करते थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी। बाद में सीपीआई ने पार्ट 2 में 2.0 में, मनमोहन सिंह पार्ट 2.0 में सीपीआई बाहर हो गई। सीपीआई के बाहर होने पर उन्होंने ये कहा कि तुमको इस्तीफा देना होगा। सोमनाथ चटर्जी ने कहा भाई ये पार्टी जो अध्यक्ष का पद है ये पार्टी लाइन से परे होता है, इसलिए तुमने सरकार का समर्थन वापस ले लिया, उससे स्पीकर का क्या, स्पीकर तो मैं बना रहूंगा। लेकिन सीपीआई ने उनको बाहर निकाल दिया, अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। अविश्वास प्रस्ताव ले आए, अविश्वास प्रस्ताव लेकिन उनके खिलाफ पास नहीं हो पाया। सोमनाथ चटर्जी ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया, बल्कि वो लेफ्ट विंग से आते थे, लेकिन लेफ्ट विंग ने ही उनके खिलाफ प्रस्ताव लाए थे और वो हो गया था। इसका मतलब ये हो गया कि जो 3-4 प्रस्ताव अभी तक लोकसभा के आए हैं, वो एक भी प्रस्ताव ऐसा नहीं था जो पास हो पाया हो। प्रस्ताव गिरने का मतलब, प्रस्ताव पास होने का मतलब यह होता है कि सरकार मेजोरिटी में नहीं। अगर प्रस्ताव मावलंकर का पास हो जाता तो नेहरू जी मेजोरिटी में सदन में नहीं है ऐसा पता लग जाता, हुकुम सिंह का पास हो जाता, बलराम जाखड़ के खिलाफ हो जाता, या फिर सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ हो जाता, तो फिर यह माना जाता कि भाई सरकार अब जो है वो मेजोरिटी में नहीं है, तो सरकार के खिलाफ भी अगला अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था। तो सरकार मेजोरिटी में लोकसभा से ही पता लगती है। लोकसभा में जो स्पीकर है वो सरकार का जो गठबंधन है उसका ही होता है, वो अपने तय कर लेते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत। यहां पर अगर हम ओम बिरला साहब की बात करें तो वो भी बीजेपी से आते हैं, और इस समय बीजेपी वहां यहां मेजोरिटी में है, इसलिए ये प्रस्ताव तो पास नहीं हो सकता। लेकिन इसकी रिपरकशन बहुत सारे हैं, और इसके पीछे का षड्यंत्र भी सोचा जा सकता है कि कहीं लंबा खेल तो नहीं है। लंबा खेल क्या हो सकता है? लंबा खेल यह है कि स्पीकर, चूंकि 3 बड़े जजमेंट हैं, नवाब रबिया का जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, इसके बाद कोहोतो होलोहोन का जजमेंट हो चुका है, और अभी सुभाष देसाई का रिसेंट जजमेंट आया। वो भले ही ये जजमेंट जो है वो विधानसभा के स्पीकर को लेकर हो, लेकिन सेम वो लोकसभा के स्पीकर के ऊपर भी लागू होता है। जैसा विधानसभा का स्पीकर वैसे लोकसभा के स्पीकर। नवाब रबिया के मामले में एक चीज कहती गई कि अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है और वहां दल बदल का कानून, दल बदल को लेकर कोई समस्या खड़ी होती है, तो ऐसी परिस्थिति में स्पीकर डिसीजन नहीं दे सकता। यानी कि जब हम ये कहें कि स्पीकर को पहले डिस्प्यूटेड कर दिया और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, तो ऐसी परिस्थिति में अगर दल बदल कानून को तहत किसी सदस्य की सदस्यता को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो फिर कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा स्पीकर। अब स्पीकर तो उसके खिलाफ ये चूंकि अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, इसलिए स्पीकर निर्णय नहीं लेगा। ये बात नवाब रबिया में सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, 5 जजों की बेंच ने कहा। लेकिन क्या डिप्टी स्पीकर को राइट है? डिप्टी स्पीकर को राइट है नहीं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर स्पीकर नहीं है। डिप्टी स्पीकर को जब पावर दी जाती है वो तभी दी जा सकती है स्पीकर मर जाए, स्पीकर इस्तीफा दे जाए, स्पीकर को हटा दिया जाए। लेकिन स्पीकर बैठा हुआ है, लोकसभा का अध्यक्ष बैठा हुआ है, और अविश्वास प्रस्ताव, तो अध्यक्ष तो वही माना जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ है, तो अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ होने की वजह से निर्णय तो नहीं ले सकता। लेकिन एक चीज तो हो सकती है, वो ये है कि किसी सदस्य की दल बदल को लेकर कोई
नया खेल हो सकता है। अब सदस्यों के दल बदल को लेकर अगर खेल हुआ सदन में, तो फिर चूंकि डिप्टी स्पीकर डिसीजन नहीं ले सकता और स्पीकर सीट पर बैठ नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार, यानी कि अब वो लिस्ट पेंडेंस रहेगा तब तक जब तक स्पीकर का फैसला नहीं हो जाता। ओम बिरला साहब डिसीजन नहीं ले सकते, डिप्टी स्पीकर को डिसीजन लेने का राइट नहीं है। हालांकि केहोतो होलोहोन में एक बात को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की बेंच ने ये कहा था कि भाई देखो, इस जो स्पीकर का डिसीजन है वो चूंकि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, वो डिसीजन लेता है और वो हम उसको ट्रिब्यूनल की तरह मानते हैं। ट्रिब्यूनल की तरह मानने की वजह से उसकी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। केहोतो होलोहोन में उन्होंने कह दिया। अब बात आई अभी सुभाष देसाई, आपको याद होगा ये शिंदे ग्रुप और उद्धव ठाकरे ग्रुप, ये जो ग्रुप्स आपस में लड़े, इसमें जो डिसीजन आया वो ये आया सुभाष वाले मामले में कि भाई ऐसे तो चूंकि पहले स्पीकर के खिलाफ वो जो उन्होंने पहले लाए थे नवाब रबिया में, वही पहले उन्होंने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है अब वो दल बदल में फंस गया है, दल बदल वाले कानून में अब वो डिसीजन नहीं ले सकता जब तक उसका फैसला ना हो जाए। लेकिन डिप्टी स्पीकर को डिसीजन लेने का राइट नहीं है क्योंकि स्पीकर है। ऐसी परिस्थिति में लंबा खींच सकता है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुभाष देसाई का डिसीजन दिया तो सुभाष देसाई में उन्होंने कहा चूंकि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके हैं इसलिए सरकार को हम नहीं बचा सकते, लेकिन इसमें एक नया डाउट है कि नवाब रबिया के डिसीजन का दुरुपयोग लोग करने लगे हैं। उस पहले स्पीकर को डिस्प्यूटेड करना शुरू कर दिया है ताकि ये डिसीजन ना हो पाए। इसलिए अब ये तय करना है, वो 5 जजेस की बेंच ने डिसीजन दिया और 7 जजेस की बेंच को रेफर कर दिया गया। 7 जजेस की बेंच को रेफर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहले ये तय होना चाहिए, चूंकि नवाब रबिया और ये सुभाष देसाई दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। वो कह रहे हैं कि स्पीकर जब डिस्प्यूटेड हो तो वो डिसीजन नहीं ले सकता, ये कह रहे हैं कि स्पीकर को जबरदस्ती डिस्प्यूटेड कर दिया जाएगा तो फिर डिसीजन लेने की प्रक्रिया ही रुक जाएगी, उसको फ्रीज कर देंगे। तो सवाल यहां पर ये पैदा हुआ, क्या जो स्पीकर जिसके खिलाफ ये दुरुपयोग किया जा रहा है उसके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्या स्पीकर को फ्रीज करना उचित है दल बदल कानून के मामले में विधायकों का निर्णय करने में? यह बात अब ओम बिरला साहब पर भी लागू होगी। यानी कि अब सवाल इसमें यही पैदा होता है, क्या पश्चिम बंगाल के सांसद कुछ भाग रहे हैं, क्या तमिलनाडु के सांसद भाग रहे हैं, या फिर सरकार के विरुद्ध इनको यह डाउट है कि चुनाव जब होगा तो चुनाव होने से पहले ऐसा ना हो भागम भाग शुरू हो जाए और इधर के उधर भागने शुरू हो जाए और यह समस्या खड़ी हो जाए। यह भी संभावना है कि पीछे से कुछ बड़ा चल रहा हो जिसको केजरीवाल ऑपरेशन लोटस कहते हैं। तो कहीं बड़ा कोई ऑपरेशन लोटस उधर से तो नहीं चल रहा कि वो भागम भाग उनको लग रहा हो कि नहीं अब सरकार बीजेपी की बनने वाली है यहां पश्चिम बंगाल में या फिर तमिलनाडु में या फिर केरला में और हमको भागना चाहिए और हमको बीजेपी में शामिल होना चाहिए अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए। ये एक बड़ी बात हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि इन मामलों में अब पहले स्पीकर का डिसीजन होगा और स्पीकर के डिसीजन पावर राइट मैंने आपको बताया और इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि आखिर क्या क्या इससे पहले हुआ है।